Assalamu alaikum, hi viewers, how are you? I'm Nadeem Rana from Government Graduate College Dabatek Singh. I hope everything is good about you. Welcome to my channel. Let's get started. Today's our topic is cohesion and coherence. Yesterday we talked about this topic briefly. Let's go into details. First of all, let's see its pronunciation. Normally we pronounce it cohesion like this. The word is cohesion. Cohesion. On the same pattern we say coherence. Coherence is incorrect pronunciation. Correct is coherence. Fine. The topic is cohesion and coherence. We are studying paragraph writing, chapter number 5. Let's go into details. बेटे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि वाई कोहेजन एंड कोहेरेंस इज़ नेसेसरी, कि ये दोनों इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये हमने देखना है. ज़रा देखिए कि जब कोई हम पैराग्राफ लिखते हैं, जब भी हम अपने आइडियाज़ पेपर पर ट्रांसफ़र करते हैं, देयर मस्ट बी सम कनेक्टिविटी अमंग द आइडियाज़. जो भी आइडियाज़ हों, एवरी सेकेंड लाइन मस्ट बी कनेक्टेड टू द फर्स्ट लाइन, कि उनमें आपस में एक रब्त होना चाहिए, एक रिदम होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, एक ऑर्डर होना चाहिए, एक तरतीब होनी चाहिए. फाइन. उस तरतीब को बरकरार रखने के लिए या वो पैदा करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए हम कोहेसिव जो डिवाइसेस हैं वो हम यूज़ करते हैं. फाइन. वो हम देखते हैं. देखिए कि इवन द मोस्ट कन्विंसिंग आइडियाज़ इन द वर्ल्ड कैन नॉट मूव एनी वन विदाउट अ प्रॉपर कनेक्शन अमंग दैम. ठीक है ना. जब कोई भी बंदा मतलब बात करे तो हम एज अ सामे, एज अ लिसनर, फाइन, एज एन ऑडियंस हम थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि जब हमें स्पीकर की बातों में एक रब्त ना लगे, उसकी बातों में एक रिदम ना लगे, हम वी स्टार्ट ऑब्जेक्टिंग, वी गेट इरिटेटेड बिकॉज ऑफ द बोरिंग स्पीच. फाइन. जब वो मतलब उसमें कोई हमें रब्त नज़र नहीं आता, ऑर्गेनाइजेशन नज़र नहीं आती, तब हम थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं. तो जितने भी कहता है बड़े आइडियाज़ हों, जितने भी मोस्ट कन्विंसिंग, मोस्ट कंपेलिंग, फिनोमिनल आइडियाज़ हों, बड़े अरेस्टिंग, इंचांटिंग आइडियाज़ हों, जब तक उनमें एक कनेक्शन नहीं होगा, एक लिंक नहीं होगा, तब तक हमें वो आइडियाज़ अपील नहीं करेंगे. द सेकेंड पॉइंट देखिए, cohesion and coherence are the properties of the written text that provide a smooth flow to the text. तो एक स्मूथ फ्लो, डिफरेंट मूवीज़ होती हैं, तो हम कहते हैं यार ये फ़लाँ मूवी है, एक भी सीन अंदर से निकाल दें तो वहाँ पे गैप पड़ जाएगा. यानी वो कोहेरेंट होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है. जैसे मतलब पीके मूवी है. फाइन. एक रिदम के साथ चलती है. एवरी सेगमेंट, एवरी कंपोनेंट इज़ ग्रिपिंग. फाइन. वो कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है. जितने भी मेच्योर मतलब प्रोड्यूसर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, वो इस चीज़ का बहुत ख्याल करते हैं कि जो आइडियाज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हों आपस में. नेक्स्ट देखिए, कोहेजन कैन बी कंसिडर्ड एज द मैकेनिकल लिंक एट द लैंग्वेज लेवल. अब हम देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन कोहेजन एंड कोहेरेंस. राइट. वैसे तो कोहेजन जैसे हमने वर्ड से क्लियर है कि कनेक्शन को बोलते हैं, लिंक को बोलते हैं, एक जुड़त को बोलते हैं. फाइन. तो यहाँ पे मुराद अगर हम दोनों को डिफ्रेंशिएट करें, दोनों में, कोहेजन और कोहेरेंस में, तो कोहेजन को हम लेंगे कि ये एक लैंग्वेज लेवल पे कनेक्शन होता है. फाइन. कोहेजन कैन बी कंसिडर्ड एज अ मैकेनिकल लिंक एट द लैंग्वेज लेवल. अब कैसे हम ये लैंग्वेज लेवल पे लेके आते हैं, मतलब मैं आपसे बात करना शुरू करूँगा. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टॉक अबाउट, एंड सेकेंडली, थर्डली, ये जो अंदर मैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल, to commence my conversation, to commence at the very outset of my speech, at the very outset, कि शुरुआत में या स्टार्ट के अंदर ही, शुरू ही में, आगाज़ ही में मैं आगाज़ करता हूँ, शुरू करता हूँ. ये जो अल्फाज होते हैं लैंग्वेज लेवल पे. फाइन. तो ये एक स्मूथ फ्लो देते हैं आपके टेक्स्ट को. इसको फिर ये कोहेजन बोलेंगे हम, ये जो कनेक्शन डेवलप होता है लैंग्वेज के अंदर, सेंटेंसेस के अंदर, ग्रामर के लेवल पे, सेंटेंस के लेवल पे, लैंग्वेज के लेवल पे. राइट जी. ज़रा देखिए नहीं, दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल, इन एडिशन, however, and for instance. इतने भी ये वर्ड्स हैं, इतने भी ये फ्रेजेस हैं. फाइन. ये सारे के सारे कहाँ पे यूज़ होंगे, जब हमने कनेक्शन को आपस में, सॉरी, वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करना होता है, आइडियाज, सॉरी, सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करना होता है. अच्छा, नेक्स्ट देखिए, द नेक्स्ट वर्ड इज़ कोहेरेंस.
अब जिस तरह हमने कोहेजन पढ़ा वो लैंग्वेज के लेवल पे है, जो कोहेरेंस है रिफर्स टू द क्लियर एंड लॉजिकल लिंकिंग ऑफ आइडियाज इन द पैराग्राफ। अब उसमें जो एक लॉजिकल डेवलपमेंट, वेल डेवलप्ड आइडियाज होते हैं, उनके अंदर जो हम कनेक्शन डेवलप करते हैं उसको हम कोहेरेंस बोलते हैं। फाइन, इट्स वेरी क्लियर नाउ। अगर आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, कोहेजन लैंग्वेज के लेवल पे हम एक कनेक्शन होता है, और जो कोहेरेंस है वो आइडियाज़ के लेवल पे, यानी लॉजिकल लिंकिंग होती है आइडियाज़ में किसी भी पैराग्राफ के अंदर। लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड स्लाइड। अब कोहेजन की देयर आर 4 स्टेप्स। फाइन, ये हम जो 4 स्टेप्स हैं इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर 1, यूज ऑफ प्रोनाउन, रेपिटेशन ऑफ कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस, use of transitional tags. Number 4, use of parallel grammatical structure. Let's see one by one now, right? The first of all, a use of pronoun. अब जो pronoun reference होता है, sometimes it's very puzzling कि आप pronoun से start कर दें किसी भी गुफ्तगू करते कि उसने ये कहा था, यार ये चीज़ बड़ी ख़तरनाक होती है, यानी ये चीज़ उसने ये कहा, वर्ड उस, जब तक हम उसको क्लियर ना करेंगे, पहले मतलब प्रोनाउन आपको पता है ना कि पहले जो ऑलरेडी मेंशन्ड होता है कोई भी सब्जेक्ट, फाइन, कोई नाउन, उसको हम रिप्लेस करते हैं किसी वर्ड के साथ, वो फिर प्रोनाउन होता है। आप पहले ज़रा देखिए फर्स्ट पॉइंट को, प्रोनाउंस कनेक्ट द सेंटेंसेस बाय रेफरिंग द रीडर टू समथिंग मेंशन्ड अर्लियर इन द टेक्स्ट। फाइन, कोई बात अगर हो गई हो पहले तो उसको रिफ़र करने के लिए, या फॉर एग्जांपल आप किसी नाउन की पहले बात कर रही हैं तो उसको आपने आपने वर्ड यूज़ किया, उसको हम प्रोनाउन बोलेंगे। तो ये समटाइम जो राइटर्स होते हैं, जो इमेच्योर राइटर होते हैं, फाइन, या मतलब जो जिन आइडियाज़ में क्लैरिटी नहीं होती, वहाँ पे प्रोनाउन रेफरेंस का प्रॉब्लम होता है। मतलब ये कि वो उस लफ्ज़ को क्लियर नहीं करते कि वो बात किसके बारे में कर रहे होते हैं। अगली मिसाल से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ज़रा देखिए, वी कैन नॉट से दिस इज़ ट्रू बिकॉज विदाउट इंट्रोड्यूसिंग द रीडर व्हाट दिस मीन्स। अगर हम ये कहें कि दिस इज़ ट्रू बिकॉज, राइट, अच्छा दिस, व्हाट इज़ दिस, अब इसमें जो लफ्ज़ दिस है, जब तक हम इसको क्लियर नहीं करेंगे, until unless we make it clear, we can't have comprehension of the idea। हम उसके आइडियाज़ के बारे में हमें क्लैरिटी नहीं होगी, हम उसके बारे में सही नहीं जान पाएंगे, राइट जी। विदाउट इंट्रोड्यूसिंग द रीडर व्हाट दिस मीन, दिस का मतलब क्या है। If the reader cannot instantly know what this is, then the sentence becomes ambiguous and misleading. Definitely, जब हम pronoun कैसे यूज़ करेंगे, उसको एक्सप्लेन किए बगैर, उसको इंटरप्रेट किए बगैर, तो आपके आइडियाज़ में, आपकी तहरीर में, आपकी तकरीर में फिर क्या होगा, आपके पैराग्राफ में एम्बिग्यूटी क्रिएट होगी, वो वेग होगा, अनक्लियर होगा। फाइन, राइट जी। लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड पॉइंट, रेपिटेशन ऑफ कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें दोनों राय हैं, आई एम एम्बिवलेंट अबाउट द रेपिटेशन, यानी इसमें ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द मैच्योरिटी ऑफ द राइटर हियर, कि जहाँ ये ज़रूरी हो रेपिटेशन, यहाँ मतलब रीज़नेबल हो, यहाँ आपके उसकी जो प्लेसमेंट है बड़ी फिट है, तब आप रेपिटेशन कर लें। कीवर्ड्स अब क्या होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट टेररिज्म, मैं टेररिज्म की बात करूँ तो उसके अंदर एक्सप्लोजन्स, मिसाइल, फाइन, डेथ्स, फाइन, स्मोक, राइट, devastation, annihilation, abolish, eradicate, damage, perish, तबाह, हर चीज़ तबाह होगी, राइट, loss of every kind, economic, right, it can be life loss, ज़िंदगी का नुकसान हो सकता है, प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है। जितने भी ये वर्ड्स हैं, they would be the part of that discussion, that writing when it comes to terrorism, fine, horror, terror, right, all the words would be there। तो इसी तरह ये जो इन वर्ड्स की अगर हम रेपिटेशन करें, explosions, so sometimes it's irritating for the writer। तो राइटर के लिए बाज़ ये क्या होता है, सॉरी रीडर के लिए ये थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है। तो इनको बाज़ औक़ात अवॉइड करना बेहतर होता है, और बाज़ औक़ात इनकी जो रेपिटेशन होती है वो बड़ी ही म्यूज़िकल हो जाती है। चलिए हम एग्जांपल देखते हैं। Writers often avoid repeating keywords to connect ideas and phrases so as not to sound repetitive। अब यहाँ पे थोड़ा सा तलफ़ुज़ की बात कर लें, जो इसका प्रोनाउंसिएशन है, तलफ़ुज़ है, वो ज़रा चेक करिए। लोग इसको रेपिटेटिव पढ़ते हैं, वर्ड वुड बी रिपेटिटिव। फाइन, अगेन
Writers often avoid repeating keywords to connect ideas and phrases so as not to sound repetitive, but sometimes repetition lends itself to a sense of coherence. कि बाज़ का मतलब इसको अवॉइड करते हैं राइटर्स, लेकिन बाज़ का इस तरह मतलब इस तरह के मौके आ जाते हैं, इस तरह की प्लेसमेंट आ जाती है, इस तरह का टर्न आ जाता है, यहाँ पे इनकी रेपुटेशन बड़ी ही म्यूज़िकल होती है. जैसे देखें, कंसिडर द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ अब्राहम लिंकन. अब्राहम लिंकन की ये जो मतलब नीचे कोटेशन है वो ज़रा देखिए. यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम एंड ऑल ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम. अब मतलब इसमें एक म्यूजिकलिटी सी है. फाइन, मतलब ये कोटेशन आपको क्लियर होगी. फाइन, तो ये इस तरह की जो रेपुटेशन होती है इट्स म्यूज़िकल. तो इस तरह का अच्छा इम्पैक्ट डालने के लिए, ज़रा मेलोडी से क्रिएट करने के लिए, तो वी कैन गो फॉर उसको हार्मोनाइज करने के लिए. फाइन, तो वी कैन गो फॉर रेपुटेशन. फाइन, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज स्लाइड नंबर 6. अब रेपुटेशन ऑफ कीवर्ड्स. अब यहाँ पे आप देखिए कि बाज़ का अगर हम रेपुटेशन ना करें तो उसमें एम्बिग्युइटी भी आती है. ज़रा चेक करिए, ओरिजिनल टेक्स्ट ये है, तो मैंने जो बोल्ड किया हुआ इस पर आपने फोकस करना. अभी आप देखिए, इट्स कॉमन नॉलेज दैट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर द बेसिस ऑफ लाइफ. व्हेन the earth was in its infancy, it had only inorganic molecules. As it cooled down, the later combined to form the former, making life on earth possible. Therefore, any place in the universe that harbors organic ones can be possibly source of life. अब यहाँ पे देखिए, हमने इसको पढ़ा कि जब शुरू के अंदर जो ज़मीन थी तो क्या था, इसके अंदर सिर्फ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे. फिर ज़मीन ठंडी होती गई, राइट, कूल डाउन होती गई. फिर क्या हुआ कि इसके अंदर जो था इट कूल डाउन, द लेटर कंबाइन टू फॉर्म द फॉर्मर. तो जो पहले जो चीज़ें यहाँ पे थी वो क्या बन गई, वो जो बाद में चीज़ें आई हैं उसने वो पहली चीज़ को बनाना शुरू कर दिया. अब यहाँ पे कन्फ्यूजन है, एज आई गॉट कन्फ्यूज्ड, राइट. तो इसी तरह जब यहाँ पे क्लैरिटी नहीं होगी तो जो रीडर है वो कंफ्यूज हो जाएगा. देयरफॉर एनी प्लेस इन द यूनिवर्स दैट हार्बर्स ऑर्गेनिक वंस, राइट. अब वंस मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ, इन पर आपने फोकस करना है. कैन बी पॉसिबली सोर्स ऑफ लाइफ. तो यही चीज़ें जो मतलब ऑर्गेनिक वंस हैं यही फिर बाद में ज़िंदगी की सोर्स की वजह बनती हैं. फाइन, अब इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, इसको अब हम क्लैरिटी के साथ अब जो रिवाइज हमने यहाँ पे रेपिटेशन लाजमी थी, इसमें लैक ऑफ रेपिटेशन है. लेट्स मूव ऑन टू रिवाइज, जिसमें अब हमने रेपिटेशन की है. It's common knowledge that organic molecules are the basis of life. When the earth was in its infancy, it had only inorganic molecules. मतलब ये बड़ी आम बात है कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, अब हमने क्लियर किया कि ये ज़िंदगी की बुनियाद हैं. जब शुरू के अंदर ही यानी यहाँ पे क्या था, इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे. जब ज़मीन ठंडी होती गई, फाइन, व्हेन इट कूल डाउन, द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, यानी जो इनऑर्गेनिक थे वो ऑर्गेनिक बनते गए. फाइन, मेकिंग लाइफ ऑन अर्थ पॉसिबल, ज़िंदगी पर यहाँ पे क्या होगी, मुमकिन होगी. इसी तरह एनी प्लेस इन द यूनिवर्स दैट हार्बर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैन बी पॉसिबली सोर्स ऑफ लाइफ. कि यहाँ कहीं पे भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे वहाँ पे ज़िंदगी ज़्यादा मतलब आसान होगी, उसका मतलब जो एग्जिस्टेंस है वो ज़्यादा मतलब पॉसिबल होगी, ज़्यादा आसान होगी. आई थिंक यू गॉट इट राइट. ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. तो यहाँ पे रेपिटेशन जो थी वो लाजिम थी इन ऑर्डर टू ब्रिंग क्लैरिटी टू द कॉन्सेप्ट. अपने जो कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी लाने के लिए हमें बाज़ जगहों पे रेपिटेशन लाजमी करना पड़ती है, और बाज़ जगहों पे रेपिटेशन बड़ी ऑकवर्ड लगती है, सो वहाँ पे हमें अवॉइड करना चाहिए. लेट्स मूव ऑन टू आवर 7th स्लाइड. नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है दैट इज़ कोहेसिव डिवाइसेस या ट्रांजिशनल टैग्स भी अब इन्हें हम बोलते हैं. जो हम बात कर रहे हैं कि आइडियाज़ को, चाहे वो लैंग्वेज के लेवल पे हो, चाहे वो आइडियाज़ के लेवल पे हो, हमें कौन कौन से लफ्ज़ चाहिए होते हैं, कौन कौन सी फ्रेजेस चाहिए होती हैं आइडियाज़ को आपस में कनेक्ट करने के लिए. प्रोवाइडिंग ट्रांजिशन बिटवीन आइडियाज़ इज़ लार्जली अ मैटर ऑफ एटीट्यूड. यानी हर एक अपना एक रवैया होता है, हर एक अपना एक स्टाइल होता है जो ट्रांजिशन लोग मतलब डालते हैं, ट्रांजिशनल वर्ड जो टैग्स अंदर लिखते हैं, जो लफ्ज़ अंदर लिखते हैं, हर एक अपना मिजाज होता है. अच्छा, अब आगे देखिए कि वी शुड नॉट ओवर एस्टिमेट रीडर्स कैलिबर. वी शुड नॉट ओवर एस्टिमेट रीडर्स कैलिबर. अब आप अंदर से कोई जो मालूमात है, कोई इन्फॉर्मेशन है, वो अंदर से आप उसको मतलब हज़फ कर दें,
डिडक्ट कर दें, आप उसको मिस कर दें, फाइन, कि आप रीडर को पता ही होना है। तो इस तरह से क्या होता है कि आप रीडर्स के कैलिबर को ओवर एस्टिमेट नहीं करेंगे। यानी आपको क्या चाहिए, वी शुड फर्निश ऑल द माइन्यूट डिटेल्स टू द रीडर दैट वी हैव। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें फर्निश करना पड़ता है, सप्लाई करना पड़ता है, प्रोवाइड करना पड़ता है वो तमाम जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं, उसका जो स्मूथ फ्लो है, स्टेप बाय स्टेप हमें हर चीज़ रीडर को क्लियर करना पड़ती है एज अ राइटर। तब जाके एक कनेक्शन डेवलप होता है, गुड कनेक्शन डेवलप होता है बिटवीन द राइटर एंड द रीडर, यानी लिखने वाले में और पढ़ने वाले में, कारी में और लिखारी में। तब जाके एक अच्छा जो एक लिंक है, जो रब्त है, वो जाके बनेगा। फाइन जी। ट्रांजिशनल टैग्स प्ले सब्सटेंशियल रोल टू फिल द गैप। अब इस मसले का अब हल क्या है, ट्रांजिशनल टैग्स। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हमें आ सकती है कि कौन सी चीज़ है जो राइटर और रीडर में अच्छा कनेक्शन डेवलप करती है आइडियाज़ के अंदर। वो ट्रांजिशनल टैग्स हैं जो उसको स्मूथ फ्लो देते हैं, जो कारी को, रीडर को, पढ़ने वाले को थोड़ा पुरसुकून करते हैं, कंफर्टेबल करते हैं। वो बड़ी इंटरेस्ट के साथ, बड़ा लॉजिकली इन्वॉल्व होता जाता है अगर ट्रांजिशनल टैग्स का प्रॉपर यूज़ किया गया हो तहरीर के अंदर। ट्रांजिशनल टैग्स रेंज फ्रॉम द मोस्ट सिंपल लिटिल कंजंक्शंस एंड राइट। अब हमने ये देखना है कि ये टैग्स होते क्या हैं। कहते हैं ये बड़े सादा लफ्ज़ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एंड, यानी ही इज़ माई नेबर एंड माई बडी, माई फेलो, माई चैप, माई मेट, माई कॉमरेड, राइट। तमाम जो वर्ड्स हैं, माई पॉल, दोस्त के लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये एंड का वर्ड जो मैंने यूज़ किया, यानी आप कोई भी वर्ड यहाँ पे ऐसे यूज़ कर सकते हैं, एंड, बट, नॉर, फॉर, येट और सो। यानी इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये भी आपके ट्रांजिशन टैग्स हो सकते हैं, बड़े सादा। अच्छा, टू द मोर कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स इंक्लूडिंग कंजक्टिव एडवर्ब्स एंड ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन सच एज, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी अंदर डाल लीजिए तो वो क्या बन जाएगा, हाउएवर, मोरओवर, नेवरथलेस एंड ऑन द अदर हैंड। मतलब आप कोई भी बात कर रहे हों कि किसी इलाके की आप बात करें कि देयर इज़ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन बिकॉज ऑफ कोविड-19, देयर इज़ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन बिकॉज ऑफ terrorism. However, the people are very positive. The people are managing to stay stable, fine, to stay comfortable. तो लोग मतलब resist कर रहे हैं इस frustration को, और मतलब however का हमने यूज़ किया, फाइन। इस तरह मोर ओवर, मज़ीद अगर आपने को बात करना हो तो ये हमारे ट्रांजिशनल टैग्स हैं जो स्मूथ फ्लो देते हैं आपकी तहरीर को, आपकी स्पीच को। अभी हम बात यहाँ पे तहरीर की कर रहे हैं और तहरीर के अंदर भी जो रिटन स्टेटमेंट है उसके अंदर पैराग्राफ्स की बात हो रही है, फाइन। प्लेसमेंट ऑफ ट्रांजिशन टैग्स ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये नॉर्मली जैसे मैंने एंड को अंदर लगाया, फिर मैंने हाउएवर को स्टार्ट में लगाया, तो ये डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशंस। तो जो राइटर है उसको ये सारा मतलब उसमें मेच्योरिटी होनी चाहिए, उसको सारी ये आगाही होनी चाहिए कि कहाँ पे उसने स्टार्ट में लिखना है ट्रांजिशनल वर्ड या उसने मिडल में लिखना है। विदाउट ट्रांजिशंस अ पैराग्राफ कैन नॉट बी यूनिफाइड, कोहेरेंट और वेल डेवलप्ड, फाइन। तो अगर आपको ऐसे नीचे MCQs ऑप्शन दिए गए हों कि किसके बगैर आपको जो पैराग्राफ है वो कोहेरेंट या वेल डेवलप नहीं हो सकता, नीचे ऑप्शंस होंगे, तो आपने वहाँ पे ट्रांजिशनल टैग्स पे क्लिक करना है। आई थिंक यू गॉट इट। लेट्स मूव ऑन टू आवर स्लाइड नंबर 8। ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस, इट्स वेरी सिंपल, यू कैन रीड बाय योरसेल्फ। आप देखिए एग्जाम्पल अगर हो तो आपने किस किस मतलब कौन कौन से वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने चंद एक की मिसाल आपको दी है अंदर। फॉर एग्जांपल आपका टू डेमोन्स्ट्रेट, फॉर इंस्टेंस, टू इलस्ट्रेट। अगर आपने कोई मिसाल देनी हो तो हम ये ट्रांजिशनल टैग्स, जो वर्ड्स, जो फ्रेजेस, हम ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कोई बात करना हो कि सिमिलरली, इसी तरह, तो इसी तरह के लिए और कौन से वर्ड इंग्लिश के अंदर, इन द सेम वे, बाय द सेम टोकन, राइट, इन अ लाइक मैनर, लाइकवाइज, इन सिमिलर फैशन, फाइन। यानी मतलब आप कोई भी बात जब करें, वी कैन यूज़ सच काइंड ऑफ वर्ड्स जब आपने सिमिलैरिटी क्रिएट करना होती है, एनोलॉजी क्रिएट करना होती है कि इन द सिमिलर फैशन द पीपल आर गेटिंग हैबिचुअल ऑफ एक्सरसाइज लाइक दिस, राइट। कोई भी आप पहले बात करें तो आप इस तरह इसको जोड़ सकते हैं। जैसे कंक्लूजन आपने करना हो गुफ्तगू का, तहरीर का, फाइन, पैराग्राफ का, तो उसमें आप ये वर्ड ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कंक्लूजन में, टू कंक्लूड, इन कंक्लूजन, फाइनली, इट्स नो ऑब्वियस दैट, with that in mind, fine, making a long story short, above survey shows this is how we can go on, fine। अच्छा, ट्रांजिशनल आप नोट फरमाएंगे, ट्रांजिशनल
ट्रांजिशंस मस्ट अपीयर नेचुरली इन टेक्स्ट। अब जारी बात है कि आर्टिफिशियलिटी को अवॉइड करने के लिए जितनी भी ट्रांजिशनल वर्ड्स होते हैं ये नेचुरली मतलब वहाँ पे अपीयर हों, इनकी नेचुरल प्लेसमेंट हो। ओवरलोडिंग टेक्स्ट विद ट्रांजिशनल टैग्स में इरिटेट द रीडर। अगर आपने इसका बहुत बेजा इस्तेमाल किया है अपनी तहरीर के अंदर तो इससे भी इरिटेशन होती है, इट कैन बी नेगेटिव। फाइन, लेट्स मूव ऑन टू स्लाइड नंबर 9। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पैरेललिज्म। ये मतलब पैरेललिज्म हम जब एमडी कैट की प्रिपरेशन होती है वहाँ पे भी हम इस टर्म को पढ़ते हैं। फाइन, यानी ये इसमें होता क्या है कि आपने अगर कोई भी आप सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, कोई ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, फाइन, तो आपने दोनों साइड्स पे उनको पैरेलल करना है। अगर एक साइड पे आपने एडजेक्टिव यूज़ किया तो दूसरी साइड पे भी हम एडजेक्टिव यूज़ करेंगे। अगर एक साइड पे आपने नाउन यूज़ किया तो दूसरी साइड पे भी हम क्या यूज़ करेंगे, नाउन यूज़ करेंगे। यानी दोनों तरफ इक्वल करना, इसको हम पैरेललिज्म कहते हैं। पैरेलल स्ट्रक्चर्स आर particularly powerful way to communicate information because they create structural repetitions that emphasize and connect ideas। तो इसमें एक तो एम्फसिस के लिए भी यूज़ हो जाते हैं, दूसरा फिर ये एक रेपिटेशन भी, स्ट्रक्चरल रेपिटेशन जो होती है उसके लिए भी यूज़ होते हैं। फाइन, यानी एक ही तरफ आपने एक ही तरह का वो जो एक एनोलॉजी आप क्रिएट कर रहे होते हैं, एक सिमिलैरिटी क्रिएट कर रहे होते हैं। फाइन, अब यहाँ पे हमने अगर हम ग्रामेटिकल लेवल पे जैसे मैंने अभी आपसे शेयर किया, जैसे हम देखें कि आइदर अगर हम सिस्टम और पेरिफेरल्स। अब पेरिफेरी क्या होता है, पेरिफेरल्स क्या होता है, किनारे को बोलते हैं। फाइन, आउटर रिम को बोलते हैं, आउटस्कर्ट्स, राइट, जो चीज़ एज पे हो, मार्जिन पे हो, जो बिल्कुल सेंटर में हो। सिस्टम, पेरिफेरल जो लोग सिस्टम के अंदर हैं, जो सिस्टम से बाहर हैं, जो किनारे पे हैं। फाइन, यानी अब यहाँ पे आपने जो तो मैंने सिंपल मीनिंग क्लियर किया, आपने यहाँ पे किस चीज़ को नोट करना है, आपने ये इस चीज़ का ख्याल करना है कि आइदर के बाद आपने नाउन यूज़ किया और के बाद भी आपने नाउन ही यूज़ करना है। यानी सिस्टम भी नाउन है और पेरिफेरल्स ये भी नाउन है, राइट, ये पैरेललिज्म है। अगर आप फॉर एग्जांपल आप आइदर के बाद नाउन यूज़ करते और के बाद एडजेक्टिव यूज़ करते, इट वुड बी रॉन्ग, ये फिर गलत होना था, इट्स रॉन्ग। नाइदर सिस्टम नॉर पेरिफेरल्स, फिर आपने दोनों जगहों पे क्या यूज़ किया, मतलब दोनों जगहों पे हमने नाउन यूज़ किया। नेक्स्ट देखिए, बोथ सिस्टम एंड पेरिफेरल्स। अब ये कुछ स्ट्रक्चर है, बोथ के साथ हम एंड का कॉम्बिनेशन होता है। फाइन, तो बोथ के बाद भी आपने सिस्टम यूज़ किया, यानी नाउन यूज़ किया, और एंड के बाद फिर आपने नाउन यूज़ किया। तो ये इस तरह दिस इज़ वी कॉल इट पैरेललिज्म। आई थिंक यू गॉट इट। फाइन, दैट्स ऑल अबाउट पैरेललिज्म। इसके साथ ही फिर आज का हमारा जो लेक्चर है वो इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। फाइन, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी एंड कोहेरेंस, डिवाइसेस इन एक्शन, उसकी हम बात करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।